नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है म्यूज़िक वाले गुरी सर। तो देखिए, हमने शुरू की थी हमारे म्यूज़िक कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी, जिसके अंदर हम किसी भी स्टेट का म्यूज़िक का एग्ज़ाम हो, म्यूज़िक टीचर का एग्ज़ाम हो, MA BA लेवल तक का हम सिलेबस क्लियर करने वाले हैं। और इसके अंदर आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा लेसन नंबर 3 यानी कि यूनिट सेकंड का जो लेसन 3 है। इसमें हम करेंगे लोक संगीत में प्रयुक्त राग एवं ताल। सबसे पहले हमारा ये टॉपिक है लोक संगीत में प्रयुक्त राग एवं ताल। तो इसमें हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, भारतीय लोक संगीत हमारी भारतीय लोक संस्कृति का द्योतक है। हमारे लोक संगीत, वाद्य, तथ्य और नाट्य ये सभी विधाएं एक दूसरे से स्वतंत्र होते हुए भी एक दूसरे की पूरक हैं। भारतीय लोक संगीत बहुत ही समृद्ध, गंभीर, प्रिय और गर्व करने वाला माना गया है। हमारा लोक संगीत प्राचीन भारतीय साहित्यिक परंपराओं का प्रतिनिधित्व करता है। ये स्वयं में अनेक प्रकार की विविधताएं संजोए हुए हैं। जब इसी लोक संगीत में जटिलता लाई गई, राग रागिनियों में क्रमबद्धता हुई, तब ही शास्त्रीय संगीत बना। या हम कह सकते हैं कि लोक संगीत ही शास्त्रीय संगीत का जनक है। समय समय पर भारतीय लोक संगीत व भारतीय शास्त्रीय संगीत एक दूसरे से प्रभावित होते रहे हैं। हमारे लोक संगीत पर स्पष्ट रूप से शास्त्रीय रागों एवं तालों की प्रतिछाया दिखाई देती है। अब देखते हैं, देखिए, राग का अर्थ और परिभाषा आपको बताते हैं कि क्या होती है राग। राग शब्द की व्युत्पत्ति रज्ज धातु से हुई है। किससे हुई है? रज्ज धातु से। ध्वनि की वह विशिष्ट रचना जिसे स्वर तथा वर्ण द्वारा सौंदर्य प्राप्त हुआ हो और जो श्रोताओं को प्रसन्न करे उसे राग कहते हैं। और पंडित अहोबल जी जो कहते हैं वो देखिए, रंजक स्वर संदर्भो राग इत्यभिधीयते, अर्थात रंजक स्वर संदर्भ अथवा समूह को राग कहते हैं। राग में श्रोता के चित्त को प्रसन्न करने का अद्भुत गुण होता है। इसका वर्णन मतंग ने अपने बृहदेशी में किया है। सिंह भूपाल एवं कलीनाथ दोनों टीकाकारों ने मतंग द्वारा दिए गए राग के लक्षण एवं राग शब्द की व्युत्पत्ति उद्गृत की है, जो इस प्रकार है। देखिए, इन्होंने ये श्लोक दिया जिसका अर्थ ये है, स्वर और स्थायी आरोही आदि वर्णों से विभूषित ध्वनि के जिस विशेष प्रकार द्वारा चित्त का रंजन होता है वह राग कहलाता है। इस प्रकार शारंगदेव ने रंजन को राग का प्रमुख लक्षण अथवा धर्म माना है और यही सिद्धांत वर्तमान समय में भी राग के विषय में स्वीकार किया जाता है। ठीक है, देखिए, साधारण अर्थों में स्वरों को श्रुति मधुर सम्मिश्रणों के साथ मनोरंजन रीति से गाना ही राग कहा जाता है। आज उत्तर भारतीय संगीत में जो राग प्रचलित हैं उनके स्वरूप के संबंध में विद्वानों में मतभेद पाया जाता है। परंपरा अनुसार उनके स्वरूप यथावत हैं या उनके स्वरूप में परिवर्तन हुआ है। प्रामाणिक रूप से कुछ कहना असंभव है। अर्थात ध्वनि की उस विशिष्ट रचना को जिसमें स्वर तथा वर्णों के कारण सौंदर्य हो, जो मनुष्य के चित्त का रंजन करे, अर्थात जो श्रोताओं के मन को प्रसन्न करे, बुद्धिमान लोग उसे राग कहते हैं। हमारा निचोड़ क्या निकलता है? यही निकलता है कि ध्वनि की उस विशिष्ट रचना को जिसमें स्वर और वर्णों के कारण सौंदर्य हो यानी सुंदरता आए और जो मनुष्य के चित्त का रंजन करे, श्रोताओं के मन को प्रसन्न करे, बुद्धिमान लोग उसी को क्या कहते हैं? राग कहते हैं। अब देखिए, रागों के नियम या जो लक्षण होते हैं उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। शॉर्ट में नहीं बताने वाला, आपको डिटेल से बताऊंगा क्या क्या इनके नियम होते हैं और क्या इनके लक्षण होते हैं। देखिए, जो कि निम्नलिखित हैं। रागों की उत्पत्ति थाट से होती है, अर्थात राग हमेशा थाट से ही उत्पन्न होते हैं। ये सभी को पता होना चाहिए। राग में कम से कम 5 तथा अधिक से अधिक 7 स्वर होने चाहिए। राग ध्वनि की एक विशेष रचना है। राग गाए बजाए जाते हैं। ध्वनि की एक विशेष रचना है, इनको गाया और बजाया जाता है। राग में स्वर तथा वर्ण दोनों का होना आवश्यक है। इन दोनों के बिना राग की उत्पत्ति नहीं हो सकती। यदि केवल स्वर हुए व वर्ण नहीं हुआ तो राग नहीं बन सकता। यही नहीं, स्वर व वर्ण का ऐसा मेल हो जिसे सुनकर चित्त को प्रसन्नता हो। इसलिए राग के लिए स्वर व वर्ण दोनों अति आवश्यक हैं।
राग में आरोह तथा अवरोह दोनों का होना आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना राग का रूप पहचाना नहीं जा सकता। आरोह व अवरोह के होने से राग का रूप तथा चलन स्पष्ट हो जाता है। देखिए कैसे होता है। देखिए किसी राग, कोई राग ऐसी है जिसमें आरोह में तो 5 स्वर लग रहे हैं, अवरोह में वो संपूर्ण लग रही है, तो अगर आपको सिर्फ आरोह दे दिया और अवरोह ना दिया तो आप क्या उसको स्पष्ट रूप से पहचान पाएंगे? तो इसलिए आपका पहचानना बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको। आगे देखते हैं। राग में रंजकता अर्थात सुंदरता का होना आवश्यक है, क्योंकि राग का उद्देश्य ही सौंदर्य का प्रकृतिकरण व मानव मन में आनंद का संचार करना है। प्रत्येक राग व थाट, वादी संवादी, जाति, आरोह अवरोह, गायन समय, चलन तथा प्रयोग किए जाने वाले स्वर निश्चित होते हैं प्रत्येक राग में। ये राग का सबसे प्रमुख स्वर वादी, उससे कम संवादी, राग में लगने वाले बाकी स्वर अनुवादी कहलाते हैं और राग में ना लगने वाला स्वर विवादी कहलाता है। हमने ये पहले प्रीवियस टॉपिक्स में इसको डिटेल से पढ़ा है, बट शॉर्ट में आप इसमें देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो स्वर लगा वो वादी है, यानी वो राजा के समान है। उससे कम लगा तो वो संवादी है, वो मंत्री के समान है, और बाकी स्वर उसकी प्रजा है, अनुवादी है। और राग में न लगने वाला स्वर विवादी स्वर कहलाता है। किसी भी राग में षड्ज स्वर वर्जित नहीं होता। राग में मध्यम व पंचम दोनों स्वर एक साथ तथा एक ही समय कभी भी वर्जित नहीं होते। राग में एक ही स्वर के 2 रूप पास पास लेने से शास्त्रकारों ने निषेध माना है, यानी कि एक ही स्वर के 2 स्वरूप हैं वो आसपास पास पास नहीं लेते। राग में वादी संवादी स्वर अवश्य होते हैं। इन स्वरों पर ही विशेष बल रहता है। राग में वादी स्वर अवश्य नियत रहता है, कारण बिना वादी स्वर के कोई राग नहीं हो सकता। इसका कारण यही है। आगे देखिए, सभी रागों का समय शास्त्रकारों द्वारा निश्चित है, किंतु कुछ राग किसी विशेष ऋतु में हर समय गाए बजाए जाते हैं, जैसे बसंत तथा वर्षा में मल्हार के प्रकार इस प्रकार हैं। जिन रागों में किसी स्वर के दोनों रूप प्रयोग किए जाते हैं तो शुद्ध रूप आरोह में व विकृत रूप अवरोह में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, शुद्ध रूप क्या होगा? आरोह में, और विकृत अवरोह में होगा। इसी तरह यद्यपि सप्तक में कुल 12 स्वर माने जाते हैं, किंतु कुछ राग ऐसे हैं जिनमें कुछ स्वर इसमें नहीं आते, जैसे तोड़ी व दरबारी कानड़ा का गंधार। समझ गए आप? जो राग एक थाट से दूसरे थाट में प्रवेश करते हैं, जैसे जय जयवंती, मुल्तानी, वे पर मेल प्रवेशक राग कहलाते हैं, तथा जिन थाटों के आधार पर रागों का नाम रखा गया है वे आश्रय राग कहलाते हैं, जैसे कल्याण, भैरव आदि। राग की रंजकता बढ़ाने के लिए कभी कभी विवादी स्वर का प्रयोग किया जाता है, जैसे केदार व हमीर में नी, बिहाग में तीव्र मध्यम व राग छाया नट में कोमल निषाद। इसके अतिरिक्त राग की रंजकता बढ़ाने के लिए कभी कभी अन्य रागों की छाया दिखाई जाती है, जिसे तिरोभाव, आविर्भाव कहते हैं। यह क्रिया अनिवार्य नहीं है, मतलब इस क्रिया को करना जरूरी नहीं है राग के अंदर। सिर्फ कुशल जो गायक होते हैं वो इसका उपयोग कर सकते हैं। फिर आता है जी राग के भेद। राग के भेद शुद्ध, छायालग और संकीर्ण। प्राचीन संगीत आचार्यों ने शुद्धादि पद्धति के अंतर्गत रागों का वर्गीकरण 3 भागों में किया है। कितने भागों में? 3 भागों में किया है। शुद्धाश्च छायालगा, प्रोक्ता संकीर्णाश्च तथैव च, अर्थात राग के 3 भेद हैं, शुद्ध, छायालग और संकीर्ण। इस पद्धति का विशद निरूपण दामोदर पंडित ने संगीत दर्पण में किया है। किसमें किया है? संगीत दर्पण में। किसने किया है? दामोदर पंडित ने। इसी ग्रंथ में राग, रागिनी, पुत्र राग तथा पुत्र वधुओं के रूप में भी रागों की कल्पना की गई है, यानी इन्होंने उसकी डिवाइडेशन की है, सब डिविजन्स भी बनाई हैं आगे। संगीत रत्नाकर ग्रंथानुसार, संगीत रत्नाकर ग्रंथ में क्या कहा गया है? रागस्ताक्त त्रिविधा, शुद्धा छायालगा, संकीर्ण श्रुति, तत्र शुद्ध रागात्व नाम। अर्थात राग 3 प्रकार के होते हैं, शुद्ध राग, छायालग और संकीर्ण राग। शुद्ध राग वे होते हैं जिन रागों में किसी अन्य राग की छाया नहीं पड़ती, वे शुद्ध राग हैं, जैसे बिलावल। छायालग राग वे राग जिन रागों में अन्य रागों की छाया पड़ती है, वे छायालग राग हैं, जैसे तिलक, कामोद, छायानट आदि। फिर होते हैं संकीर्ण राग, जिन रागों में शुद्ध व छायालग का मिश्रण होता है, इन्हें संकीर्ण राग कहते हैं, जैसे पीलू, झंझोटी, भैरवी। इस तरह
ये 3 आपको डिविजन्स बता दी गई हैं। फिर आगे देखिए, पंडित दामोदर के अनुसार शुद्ध राग उसे कहा जाता है जिसको शास्त्रोक्त रीति से गाया जाता है अथवा शास्त्रोक्त रीति से गाने से आनंद प्राप्त होता है, यानी कि शास्त्रों के अनुसार ही गाया जाता है, उसके नियमों के अनुसार गाया जाता है उसको। छायालग रागों में 2 रागों का मिश्रण रंजक प्रतीत होता है। संकीर्ण राग में शुद्ध तथा छायालग दोनों का मिश्रण होता है। इन रागों को भी आगे 3 भेदों में विभाजित किया गया है। 5 स्वरों वाले रागों को औड़व, 6 स्वरों वाले रागों को षाडव, 7 स्वरों वाले रागों को संपूर्ण माना जाता है। ठीक है, इस तरह 5, 6, 7 वाले रागों के बारे में हमने इनके बारे में वैसे डिटेल से पढ़ रखा है, बट फिर भी आपके लिए रिवाइज हो रहा है एक बार ये। भारतीय लोक संगीत में रागों का प्रयोग। भारतीय लोक संगीत में रागों का प्रयोग प्रत्येक कलाकार अपनी योग्यता के आधार पर करता है। नीचे स्वर से उच्च स्वरों की ओर यानी कि आरोहात्मक, या उच्च स्वरों से नीचे स्वरों की ओर यानी कि अवरोहात्मक छोटी छोटी तानों, धुनों तथा रागों के प्रयोग चलन व प्रकृति के अनुसार अपने गायन वादन में रागों का प्रयोग कर तल्लीनता से अपने भावों की प्रस्तुति करते हैं। लोक संगीत के कलाकारों को अपनी अभिव्यक्ति में रागों के प्रयोग प्रदर्शन हेतु किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि वे अपने अनुभवों व परंपरागत रूप से प्राप्त किए गए संगीत ज्ञान के आधार पर ही अपने लोक गायन वादन में शास्त्रीय रागों के प्रमुख अंग अथवा सौंदर्य तत्व का प्रयोग कर अपनी लोक संगीत अभिव्यक्ति को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित करते हैं, जिसे निम्न प्रकार से देखा जा सकता है। अब वो कैसे करते हैं उसके बारे में देखते हैं। भारतीय लोक संगीत में भी यदि शास्त्रीयता के दृष्टिकोण से प्रयुक्त रागों का मूल्यांकन किया जाए तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि उसमें शास्त्रीय रागों की छाया स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। राजस्थान के लोक संगीत की ही बात की जाए तो हमें वहाँ के लोक संगीत में भी शास्त्रीय सुर दिखाई देता है। राजस्थानी लोकगीतों व लोक नृत्यों में राजस्थानी विभिन्न ऋतुओं, त्योहारों, संस्कारों व मनोभावों के अनुकूल ही स्वर रचना की गई है। शब्दों व स्वरों का सुंदर सामंजस्य इन गीतों में मिलता है। यहाँ पर प्रचलित लोक गीतों में मांड, देश, सोरठ, मारू, पर्ज, कालिगड़ा, जोगिया, असावरी, बिलावल, पीलू, काफी, खमाज आदि कई शास्त्रीय रागों की स्पष्ट छाया दिखाई देती है। यहाँ का यानी कि राजस्थान का बधावा गीत बहुत प्रसिद्ध है, जिसकी रचना तिलक कामोद राग में की गई। दूसरा इंडोनी भी यहाँ का प्रसिद्ध गीत है। इसके स्वर वृंदावनी सारंग राग पर आधारित हैं। राजस्थान की मांड गायकी बहुत प्रसिद्ध है। सभी जानते हैं कि मांड गायकी कहाँ की है? राजस्थान की। इसे सुनते ही श्रोता झूम उठते हैं। ये गायकी भारतीय संगीत को राजस्थान की विशेष देन है। समझ गए कि स्पेशली कहाँ से उठी है ये? राजस्थान से। मांड गायकी की प्रसिद्ध गायिका अल्लाह जिलाबाई बीकानेर की थी, जिन्होंने गाकर राजस्थान का नाम विश्व संगीत जगत में दर्ज कराया है। इस शैली के अनेक प्रकार विभिन्न प्रांतों के नामों के आधार पर प्रचलित हैं, जैसे बीकानेर की मांड, जैसलमेर की मांड, जोधपुरी मांड, जयपुरी मांड आदि। सोरठ राग का तो राजस्थान में लोक संगीत में बहुत प्रचलन है। यहाँ की अधिकांश बंदिशों अथवा दोहों में सोरठ राग का प्रयोग किया गया है। भारतीय लोक संगीत में रागों का प्रयोग करके कलाकार अपनी कला प्रस्तुति का भावपूर्ण प्रदर्शन करते हैं। तो समझ गए किस तरह ये प्रयोग करते हैं। फिर आती है जी ताल। ताल शास्त्रीय संगीत का प्राण है, परंतु भारतीय लोक संगीत का भी ताल से अछूता नहीं रह सकता, क्योंकि कोई भी संगीत लय ताल के बिना अधूरा है। इसलिए भारतीय लोक संगीत में भी ताल की प्रधानता रहती है। जिस आधार पर गायन, वादन व नृत्य होता है उसकी क्रिया नापने को ताल कहते हैं। जिस प्रकार भाषा में व्याकरण की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार संगीत में ताल की आवश्यकता होती है। गायन, वादन और नृत्य की शोभा ताल से ही है। ताल शब्द तल धातु यानी कि प्रतिष्ठा, स्थिरता, तल धातु का मतलब क्या है? प्रतिष्ठा या स्थिरता, इससे बना है। तबला, पखावज इत्यादि अवनद्ध वाद्यों में जब गाने बजाने के समय को नापा जाता है तो एक विशेष प्रकार का आनंद आता है। वास्तव में ताल संगीत की जान है। ताल पर ही संगीत की इमारत खड़ी है, चाहे वो लोक संगीत हो या शास्त्रीय संगीत। विभिन्न क्षेत्रों में लोक कलाकार अपनी अपनी लोक संस्कृति से प्रभावित होकर चमकीली वेशभूषा, विभिन्न अलंकरणों यानी कि आभूषणों को धारण करते हैं। लय ताल के सामंजस्य के साथ अपनी प्रभावी प्रस्तुति देते हैं, चाहे वो प्रस्तुति गीत हो या नृत्य।
देखिए भारतीय लोक संगीत व नृत्य में तालों का प्रयोग। अब इसमें मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ कि लोक संगीत में कौन कौन सी तालों का प्रयोग होता है। भारतीय लोक संगीत व नृत्य में तालों का प्रयोग विभिन्न रूपों में किया जाता है। भारत में प्रमुख लोक नृत्य इस प्रकार हैं जिनमें तालों का प्रयोग किया जाता है, जैसे पंजाब का भांगड़ा और गिद्दा, कश्मीर का रोफ नृत्य, हिमाचल का धुतती नृत्य, बिहार का छऊ, उत्तर प्रदेश का नौटंकी, ओडिशा का चने नृत्य, बंगाल का गंजन नृत्य, असम का बांस नृत्य, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का चेराव नृत्य, मेघालय का स्वामी नृत्य, नागालैंड का सैकेरेनी नृत्य, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ का झाबुआ नृत्य, महाराष्ट्र का डिंडी नृत्य, मैसूर का पक्षगान, केरल का कथकली नृत्य, मणिपुरी का लाई हरीबा नृत्य, गुजरात का गरबा, राजस्थान का घूमर, गैर, तेरा ताली, भवाई, कालबेलिया आदि ऐसे प्रमुख नृत्य व उससे संबंधित नृत्य गीत हैं जिसकी स्वर लहरियों में विभिन्न तालों के सामंजस्य से कलाकार अपनी लयात्मक प्रस्तुति देता है। अब इस पैरे को इस तरह से ऐड करने का मतलब ये है कि आपको प्रांतों के गीत और नृत्य एक साथ आपको पता लग जाएं। तो इसलिए इस छोटे से पैरे में मैंने काफ़ी कुछ डाल दिया। सभी कलाकार गीतों की धुनों के आधार पर तालों का प्रयोग करते हैं। इनमें ताल सीधी सीधी व खटकेदार बजती है। भारतीय लोक संगीत में प्रस्तुत कहरवा, दादरा, रूपक, झपताल, तीवरा, चाचर, खेमटा, पंजाबी ठेका आदि का प्रयोग किया जाता है। राजस्थान की प्रमुख गायन शैली मांड में दादरा ताल प्रयुक्त की जाती है। अब मांड में कौन सी ताल होती है? दादरा ताल। आगे बढ़ते हैं, देखिए प्रमुख तालों की सारणी देखिए। अब आप कहरवा ताल में मात्राएं होती हैं 8 और उसके भाग होते हैं 2। बोल आप देख लीजिए, धागे नाती, नक धिन, और समय पहली मात्रा पे, खाली है 5वीं मात्रा पे। इसी तरह दादरा ताल को देखते हैं, मात्राएं 6 हैं, भाग हैं 2। धा धीना, धा तीना, सम पहली मात्रा और खाली 4थी मात्रा पे। फिर खेमटा ताल में मात्राएं 6, भाग 2। धागे धिन गिन, तागे तिन किन, और इसमें देख लीजिए खाली और भरी यानी कि सम का ध्यान रखिएगा। सम तो हमेशा पहली मात्रा पे और खाली है 4थी मात्रा पे इसकी। फिर देखिए रूपक ताल में मात्राएं होती हैं 7 और भाग हैं इसके 3, और इसमें तालियां ही होती हैं ती तीना, धीना, धीना। फिर तीवरा ताल में भी मात्राएं 7 हैं और इसके भाग हो गए 3। धा दिन ता, तिटकत, गदिगन, सम है दूसरी ताली और तीसरी ताली है। देख लीजिए, सम पहली, दूसरी ताली 4थी और 6ठी मात्रा पर है तीसरी ताली। इसी तरह आगे देखिए झप ताल में मात्राएं 10 हैं, इसके भाग हैं 4। धीना, धी धीना, तीना, धी धीना, सम है पहली मात्रा, दूसरी ताली तीसरी मात्रा पर, 6वीं मात्रा पर खाली और 8वीं मात्रा पर तीसरी ताली है। इसी तरह देखिए चाचर ताल में मात्राएं आ गई 16, इसके भाग हो गए 4। और देख लिए किस तरह इसकी बोल हैं। और देखिए मेन क्या है, देखिए चाचर ताल में 16 मात्राएं होती हैं। ये उत्तरी ताल पद्धति की दीपचंदी ताल का ही प्रतिरूप है। इसमें दीपचंदी से 2 मात्राएं अधिक हैं। प्राचीन प्रबंध गायन में चाचर ताल का ही प्रयोग किया जाता था। आज भी गीत, गजल, भजन, होरी गीत, फिल्मी गीत, लोक संगीत, ठुमरी, दादरा जैसी शैलियों को गाते समय चाचर ताल का प्रयोग किया जाता है। सुप्रसिद्ध गायिका बेगम अख्तर ठुमरी गायन अधिकतर चाचर ताल में ही गाती थी। वर्तमान ख्याल शैली में सुंदरता बढ़ाने के लिए इस ताल का प्रयोग कर लिया जाता है। ये ताल लोक संगीत की प्रमुख तालों में जानी जाती है। अंततः हम कह सकते हैं कि लोक संगीत में शास्त्रीय रागों व तालों का अद्भुत सामंजस्य है। इसलिए भारतीय लोक संगीत देश में ही नहीं विदेशों में भी पृथक पहचान बनाए हुए हैं। तो आज के इस पार्ट में हम करेंगे इतना, और इसके नेक्स्ट पार्ट में जो भी मेले, त्योहार कौन सी तारीख को लगते हैं, कब लगते हैं, कहाँ लगते हैं, उनके बारे में हम डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। देख लीजिए, भारत के लोक मेले और लोक उत्सव मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाने वाला हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करने के साथ साथ में इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। एकदम फ्री है आपके लिए ये क्लास, और इस क्लास का आप लाभ उठाइए, अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कीजिए, ताकि जो ज़रूरतमंद लोग हैं, ताकि जो बड़ी बड़ी एकेडमियों से कोर्स नहीं परचेज कर सकते, उनकी तैयारी भी फ्री में हो पाए, उनका भला हो पाए, इसीलिए इस क्लास को बनाया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।